हेलो एवरीवन। बायोलॉजी की क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 15 चल रहा था। लास्ट वीडियो में हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ा था। हम डीएनए विश्लेषण की विधि पढ़ रहे थे, यानी क्लोनित जो जीन थे उनके विश्लेषण की विधियां पढ़ रहे हैं। उनमें हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में। देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तक हमने पढ़ा था कि डीएनए सीक्वेंस का कैसे पता लगा सकते हैं प्रोब की सहायता से। ठीक है, अब हम ब्लॉटिंग टेक्निक लेंगे और ब्लॉटिंग टेक्निक में डीएनए प्रोब्स की ही सहायता से हम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के सीक्वेंस का, यानी कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के क्रम का विश्लेषण करेंगे। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ब्लॉटिंग टेक्निक क्या है? ब्लॉटिंग टेक्निक में हम डीएनए खंड, आरएनए खंड और प्रोटीन के क्रमों के बारे में विश्लेषण कर सकते हैं उनके प्रोब से संकरण विधि द्वारा। यानी कि हमने कहा था कि आणविक प्रोब, यानी हमने बताया था आणविक प्रोब्स के बारे में हमने जब पढ़ा था कि डीएनए और आरएनए के छोटे खंड जो पूरक डीएनए की पहचान, पूरक आरएनए या डीएनए की पहचान करते हैं, आणविक प्रोब कहलाते हैं। तो उन्हीं डीएनए और आरएनए प्रोब की सहायता से हम इनके सीक्वेंस यानी कि क्रम का पता लगाएंगे, उसकी पहचान करेंगे। तो ब्लॉटिंग टेक्निक के माध्यम से हम तीन तरह से डीएनए के सीक्वेंस का, आरएनए के सीक्वेंस का और प्रोटीन के सीक्वेंस का विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़े ब्लॉटिंग टेक्निक क्या है। इस तकनीक में डीएनए, आरएनए व प्रोटीन के क्रम के बारे में प्रोब से संकरण द्वारा विश्लेषण किया जाता है। सबसे पहले जो है वो EM सदर ने 1975 में ब्लॉटिंग टेक्निक का प्रयोग किया। सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो सदर नामक वैज्ञानिक ने किया था 1975 में। अब ब्लॉटिंग टेक्निक में हमने बताया डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के क्रम का सीक्वेंस पता लगाएंगे, हम विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से किया जा सकती है। ब्लॉटिंग टेक्निक कितने प्रकार से हो सकती है? 3 प्रकार से। पहला है सदर्न ब्लॉटिंग, दूसरा है नदर्न ब्लॉटिंग और तीसरा है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें सदर्न ब्लॉटिंग की, तो सदर्न ब्लॉटिंग की जो खोज है वो की थी EM सदर्न ने। यानी कि 1975 में जो सबसे पहले ब्लॉटिंग की टेक्निक अपनाई गई वो कौन सी थी? सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। ठीक है, उसके बाद इसमें इन्होंने किसके बारे में विश्लेषण किया? डीएनए खंडों का विश्लेषण। किसका विश्लेषण किया गया? डीएनए खंडों का। फिर हम बात करें नदर्न ब्लॉटिंग की, तो इसकी खोज किसने की? ऑल्विन व उसके साथियों ने। इन्होंने जो ब्लॉटिंग टेक्निक ली उसमें इन्होंने आरएनए खंडों का विश्लेषण किया। सदर्न में किसका था? डीएनए खंडों का, और नदर्न में किसका है? आरएनए खंडों का। फिर बात करें वेस्टर्न ब्लॉटिंग की, तो इसकी खोज टॉबिन व उसके साथियों ने की, और इसमें जो ब्लॉटिंग टेक्निक है उसमें प्रोटीन का विश्लेषण किया जाता है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला है उसका विश्लेषण इसमें किया जाता है। फिर बात करते हैं कि सदर्न ब्लॉटिंग और नदर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग में जो एक आवश्यक तत्व है फिल्टर पेपर, वो कौन सा काम में लिया जाता है? तो सदर्न ब्लॉटिंग में तो नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर का पेपर काम में लिया जाता है। नदर्न ब्लॉटिंग में अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल फिल्टर पेपर काम में लिया जाता है, जबकि वेस्टर्न ब्लॉटिंग में नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर ही वर्क करता है। ठीक है, तो हमने कहा कि ब्लॉटिंग टेक्निक में हम तीनों का, डीएनए का, आरएनए का और प्रोटीन का सीक्वेंस निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से? प्रोब से संकरण द्वारा। किसके द्वारा? जो डीएनए, आरएनए प्रोब होंगे उनसे संकरण द्वारा इनका विश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम पहला पढ़ेंगे सदर्न ब्लॉटिंग। सबसे पहले बात करें हम सदर्न ब्लॉटिंग की, तो इसकी खोज EM सदर्न ने की। इस तकनीक में डीएनए खंडों को नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पर स्थानांतरित करके डीएनए खंडों का विश्लेषण किया जाता है। अब इसके जो चरण है वो पढ़ लेते हैं हम, किस तरीके से ये टेक्निक काम में ली जाती है, किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हमको किसकी आवश्यकता होगी? डीएनए सैंपल की, यानी कि जिस डीएनए का हमको क्या करना है? सीक्वेंस का विश्लेषण करना है, उस डीएनए सैंपल को हमको लेना है। इसको लेने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा उसका विदलन किया जाएगा। विदलन यानी कि उसको कट किया जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के माध्यम से।
फिर उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली विधि, यानी कि जो हमने पहले विधि करी थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, वो विधि हमको करनी है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने क्या किया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा जो हमको डीएनए खंड प्राप्त हुए थे उनको हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि अपनाई थी। जेल कौन सा लिया था, एग्रोजेल। एग्रोजेल की शीट पर हमने डीएनए खंडों को रखा था। उसके बाद हमने बफर पिलियन में इस शीट को रखने के बाद उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की थी। इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा प्रभावित करी थी। विद्युत धारा प्रभावित करने पर डीएनए के हमको कुछ क्या प्राप्त हुए थे, बैंड प्राप्त हुए थे, यानी कि उनमें गति हुई थी। गति करने के आकार के आधार पर उन्होंने गति करी, गति के आधार पर हमको बैंड प्राप्त हुए। अब वो बैंड के जो हमको बैंड प्राप्त होंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, उन डीएनए खंडों का हम डीनेचुरेशन करेंगे। डीनेचुरेशन किसकी सहायता से होगा, NaOH और HCl की सहायता से। NaOH एंड HCl की सहायता से उसका डीनेचुरेशन करेंगे, यानी जो हमको डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्राप्त हुए हैं उनको हम किसमें चेंज कर लेंगे, सिंगल स्टैंड डीएनए में हम उसको चेंज कर लेंगे, यानी कि एकल डीएनए की हमको जो एकल डीएनए का जो खंड है वो हमको प्राप्त होगा। अब जो एकल डीएनए खंड हमको प्राप्त हुआ है उसकी हम प्लॉटिंग करेंगे नाइट्रोसेलुलोज पर स्थानांतरण करके, यानी कि प्लॉटिंग मतलब क्या किया जाएगा, अब हमको जो डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड प्राप्त हुए हैं इन सिंगल स्ट्रैंड्स को हम नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर स्थानांतरित कर देंगे, यानी कि जो हमको बैंड प्राप्त हुए उनको हमने नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर स्थानांतरित कर दिया। अब ये जो स्थानांतरित करने के बाद उनकी बेकिंग की प्रक्रिया होगी। बेकिंग मतलब उनको गर्म किया जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ब्लॉकिंग यानी कि उनको बांधा जाएगा किसके साथ, प्रोब के साथ। डीएनए खंड है तो उसको हम किसके साथ जोड़ेंगे, डीएनए प्रोब्स के साथ हम उसको जोड़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए होंगे वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, यानी कि उनके जो नाइट्रोजन क्षारक क्रम होंगे उस आधार पर वो डीएनए प्रोब्स के साथ जुड़ जाएंगे। अब जो नामांकित प्रोब के साथ संकरण होगा, अब ये हमने जो प्रोब काम में लिए हैं इनको हमने क्या करा है, लेबल्ड किया, यानी कि इनको नामांकित किया जिससे कि हम इसका आसानी से विश्लेषण कर सके कि कौन सा प्रोब किस डीएनए खंड के साथ जाकर जुड़ा है। ठीक है, तो अब उनके साथ क्या होगा, संकरण होगा, यानी कि डीएनए प्रोब और जो डीएनए खंड है वो आपस में जुड़ जाएंगे और संकरण की प्रक्रिया होगी। अब जो संकरण की प्रक्रिया होगी उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा इनकी पहचान की जाएगी, एक्सरे किरणें छोड़ी जाएंगी और इस पे क्या होगा, जो लेबल्ड हमने प्रोब यूज करे थे, जो हमने नामांकित जो हमने प्रोब लगाए थे उनकी सहायता से हम डीएनए खंडों का विश्लेषण कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो इसके चरण है। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे, एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे डीएनए सैंपल, यानी कि जिसको हमको विश्लेषण करना है वो वाला डीएनए, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा विदलन करेंगे। विदलन के स्वरूप हमको डीएनए के खंड प्राप्त हो जाएंगे। अब इन डीएनए खंडों को इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा किसमें बदल दिया जाएगा, बैंड में बदल देंगे, अलग अलग बैंड बन जाएंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, अब ये जो प्रोब के पूरक डीएनए खंड है वो इसके साथ रख दिए जाएंगे। अब इन्हें नाइट्रोसेलुलोज पत्र पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, यानी कि ये जो डीएनए खंड और प्रोब हैं इन्हें नाइट्रोसेलुलोज पत्र पर स्थानांतरित किया जाएगा। जैसे कि ये एक नाइट्रोसेलुलोज पत्र है, नीचे वाला ये जो दिखाई दे रहा है ये जेल है, यानी कि ये जो जेल हमने बनाया है इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा, ये तो वो डीएनए खंड है। फिर है नाइट्रोसेलुलोज पेपर, और नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर वजन रखने के लिए कुछ भी रख सकते हैं जिससे कि वो जेल और जो नाइट्रोसेलुलोज पेपर है वो एक दूसरे से चिपक जाए और जो जेल पर डीएनए खंड है वो पेपर पर स्थानांतरित हो जाए। यानी कि ये तो हमने क्या रखा है, भार, ये वाला जो ब्लैक एरिया दिखाई दे रहा है ये नाइट्रोसेलुलोज पेपर है, और जो नीचे है ये हमको क्या है, ये जेल है, यानी कि जेल से वो खंड नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर स्थानांतरित हो जाएंगे। नाइट्रोसेलुलोज पर स्थानांतरित होने के बाद उसको हम करेंगे ब्लॉकिंग और बेकिंग वाली प्रक्रिया, यानी कि उसको बेक करेंगे, बेकिंग एंड ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग तो किससे होगा, वो जो डीएनए प्रोब हमने जोड़े हैं
उनके साथ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जुड़ जाएंगे। और बेकिंग का मतलब क्या है, उसे गर्म किया जाएगा कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, उसको गर्म करेंगे, बेक करेंगे। अब जो डीएनए है डीएनए प्रोब के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये नाइट्रोसेलुलोज पर स्थानांतरित डीएनए खंड कुछ हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। यानी कि जो हमने प्रोब हमने इसमें उपयोग करे हैं वो प्रोब कैसे थे, नामांकित थे। उन्हें हमने क्या कर दिया था, नामांकित, लेबल्ड कर दिया था, जिससे कि हम उसे आसानी से पहचान सके। पहचान सकने के लिए ये अलग अलग बैंड हमको बन जाएंगे। माना कि हमने अगर यहाँ पे ए बैंड बन गया, ये बी बैंड बन गया और ये सी बैंड बन गया। यानी कि हमने ए बी सी 3 प्रोब लिए होंगे और वो हमको बैंड के रूप में दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि इसके अब ये जो नाइट्रोसेलुलोज शीट है इसे हम क्या करेंगे, वॉश कर लेंगे यानी धो देंगे। धोने से क्या होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है यानी जो पूरक डीएनए है वो तो उसके साथ जुड़ जाएंगे, डीएनए प्रोब्स के साथ जुड़ जाएंगे। और ऐसे डीएनए खंड जो नहीं जुड़ पाए वो अलग हो जाएंगे, है ना। उन्हें क्या कर लिया जाएगा, पृथक कर लिया जाएगा। केवल जो बाइंड हुए हैं, जो जुड़े हैं, वो ही शेष रहेंगे और उनकी हम क्या कर लेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचान कर लेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा देखेंगे। डीएनए सैंपल लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा उसको अलग करा, डीएनए खंड प्राप्त हुए। इन डीएनए खंडों को हमने क्या करा, इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा क्या प्राप्त कर लिए, बैंड प्राप्त कर लिए। फिर उसका डीनेचुरेशन होगा यानी कि सिंगल स्ट्रैंड में बदल लेंगे। अब इन सिंगल स्ट्रैंड के साथ क्या जोड़ दिया जाएंगे, प्रोब जोड़ दिया जाएंगे, जिनको हमने क्या कर दिया है, नामांकित कर दिया है। अब इन डीएनए खंडों को जो कि जेल पर उपस्थित थे उसको उसके ऊपर क्या रख दी जाएगी, नाइट्रोसेलुलोज पत्र रख दिया जाएगा और थोड़ा वजन रख दिया जाएगा, जिससे कि वो पेपर जो है वो जेल से चिपक जाए और जो डीएनए खंड है वो उस पेपर पर आ जाए। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या करेंगे, इसको बेकिंग है ब्लॉकिंग, यानी कि बेकिंग का मतलब गर्म करेंगे 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ब्लॉकिंग का मतलब क्या हुआ, जो डीएनए खंड है वो डीएनए प्रोब के साथ जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। जो लेबल हमने बनाया था वो लेबल बन जाएगा, यानी कि ए प्रोब वाले इधर दिखाई देंगे, बी वाले दिखाई देंगे, सी वाले दिखाई देंगे। तथा कुछ डीएनए खंड ऐसे होंगे जो कि प्रोब्स के साथ नहीं जुड़े हैं। उन डीएनए खंडों को हम धोकर अलग कर लेंगे और बाकी के जो खंड हैं उन्हें ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये विधि सदन ब्लॉटिंग कहलाती है। इसमें हमने किसका प्रयोग करा, नाइट्रोसेलुलोज पत्र का। ठीक है, एक बार इसको डायग्राम को उतार लेंगे आप लोग। सर्वप्रथम डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटकर खंडों में बांट दिया जाता है। बांटने के बाद इन डीएनए खंडों को एगोरेज जेल पर इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली प्रक्रिया है वो की जाती है। इन डीएनए खंडों को NaOH और HCl की उपस्थिति में डीनेचुरेशन द्वारा सिंगल स्ट्रैंड में प्राप्त कर लिया जाता है, यानी कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था अब वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड, यानी कि एक ही लड़ उस डीएनए खंड की रह जाती है। ठीक है, अब डीएनए खंडों का नाइट्रोसेलुलोज पत्र पर स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि अब उन्हें क्या किया जाएगा, जो जेल वाली शीट से किस पे स्थानांतरित किया जाएगा, नाइट्रोसेलुलोज पत्र पर स्थानांतरित किया जाएगा। किस तरीके से किया जाएगा, हमने डायग्राम में देखा था। हमने जेल के ऊपर क्या रखा था, नाइट्रोसेलुलोज पेपर, और उसके ऊपर क्या रख दिया था, कुछ वजन रख दिया था, जिससे कि जेल के जो डीएनए खंड है वो उस नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर आ जाए। इसके साथ साथ ही डीएनए प्रोब को नामांकित करके जेल पर छोड़ा जाता है। जहाँ पे डीएनए खंड है जेल पर, उसी पे क्या छोड़ दिया जाता है, डीएनए प्रोब, जिसके साथ क्या कौन जुड़ने वाले हैं, डीएनए खंड जुड़ने वाले हैं। तथा 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है, यानी कि बेकिंग की प्रक्रिया की जाएगी और डीएनए प्रोब के साथ वो जुड़ जाएंगे तो ब्लॉकिंग की प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, डीएनए प्रोब का संकरण डीएनए खंडों से होता है, यानी कि अब जो डीएनए खंड हैं वो डीएनए प्रोब्स के साथ कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक खंड के रूप में जुड़ जाएंगे। यानी कि जो नाइट्रोजन क्षारक यहाँ है, जैसे कि यहाँ पे ए है तो जो जिस प्रोब पर टी होगा वो यहाँ से जुड़ जाएगा, है ना, और सी है तो जी वाला जुड़ जाएगा। इस तरीके से जो डीएनए खंड है वो आपस में जुड़ जाएंगे। एक तो डीएनए खंड वाला स्ट्रैंड होगा और दूसरा क्या होगा,
डीएनए प्रोब वाला स्ट्रैंड होगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो डीएनए प्रोब के साथ जुड़ जाएंगे वो तो एक बैंड का निर्माण कर ही लेंगे, लेकिन जो डीएनए प्रोब के साथ नहीं जुड़ पाएंगे उन्हें क्या कर दिया जाएगा, जिन जिन डीएनए खंडों का संकरण नहीं होता है उन्हें धोकर अलग कर लिया जाता है। यानी कि उन्हें हम धो देंगे, धोने के बाद उस शीट को फिल्टर पेपर को धोने के बाद उसमें केवल कैसे बैंड रह जाएंगे, जिनका संकरण हुआ है वही डीएनए खंड रह जाएंगे। अब जो डीएनए खंड है उनका ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा विश्लेषण कर लिया जाएगा, यानी कि एक्सरे किरणें प्रवाहित की जाएंगी और उसके बाद डीएनए खंडों का विश्लेषण हम कर सकते हैं कि किस प्रकार के हमने प्रोब काम में लिए थे और उनके हिसाब से कौन से डीएनए खंड हमको प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से सदन ब्लॉटिंग की प्रक्रिया होती है। जो नदन ब्लॉटिंग की प्रक्रिया है उसमें आरएनए काम में लेंगे, तब हमने डीएनए काम में लिया, उसमें कौन सी किसका काम में लेते हैं, उसमें आरएनए काम में लेंगे और उसमें प्रोब भी क्या होगा, आरएनए होगा। और अगर वेस्टर्न ब्लॉटिंग की बात करें तो उसमें प्रोटीन होगा तो उसको क्या किया जाएगा, प्रोटीन खंडों को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है तो पीसीआर टेक्निक द्वारा उसमें क्या बोलते हैं, जो जितने भी अमीनो एसिड्स होंगे उनके आधार पर श्रृंखला बन रही है उसका विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ब्लॉटिंग की प्रक्रिया द्वारा डीएनए खंडों का, आरएनए खंडों का और प्रोटीन का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।